अब बेटे देखो ये जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर है, इसका जो मतलब टाइटल में हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन लिखे हैं, ये हम सेकेंड या फिर थर्ड क्लास में टाइटल को इंट्रोड्यूस करेंगे, परमुटेशन कॉम्बिनेशन वर्ड को। फिलहाल आज का जो क्लास होगा उसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन वर्ड ही यूज नहीं होगा, बहुत बेसिक सा चीज़ आज पढ़ने वाले हैं, जो कि जिसको समझने के लिए बस आपको अपना कॉमन सेंस का ज़रूरत होगा, और कॉमन सेंस के साथ साथ थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन भी आना चाहिए। बस उसके बाद एक रूल लास्ट को मतलब फॉर्मली उसको पढ़ेंगे, बस आज का क्लास ख़त्म। उसको बोलेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। सो ये सब पढ़ने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, सो पे अटेंशन। तो बेटे शुरू करते हैं एक एग्जाम्पल से, ठीक है, एक एग्जाम्पल से शुरू करते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से। लेट ए बी एंड सी be three places, there are two ways or two roads, there are two roads from A to B and three roads from B to C। तो बेटा आपके पास तीन जगह हैं, तीन प्लेस हैं, ए बी सी। प्लेस ए से प्लेस बी जाने के लिए दो रास्ते हैं, दो रोड हैं। प्लेस बी से प्लेस सी जाने के लिए थ्री रोड्स हैं, थ्री रास्ते हैं। अब सवाल ये है ना, इन हाउ मेनी वेज कैन वी गो फ्रॉम ए टू सी भाया या फिर थ्रू बी। तो सवाल यह है कि अगर मैं प्लेस ए से प्लेस सी तक जाना चाहूँ भाया बी, मतलब बी प्लेस देके जाऊँ, डायरेक्ट ए से सी नहीं, बी प्लेस से देके अगर जाना चाहूँ तो कितने वे में जा सकते हैं। तो फिलहाल बेटे देखो हम एक डायग्राम बना के समझते हैं। मानो ये मेरा प्लेस ए है और मानो ये मेरा प्लेस बी है और मानो ये मेरा प्लेस सी है। अब प्लेस ए से प्लेस बी तक जाने के लिए क्वेश्चन में दे रखा है कि दो रास्ते हैं, दो रोड है, तो मैं उनका नेमिंग भी कर देता हूं। रोड 1, रोड 2, मतलब ए से बी तक आप ये दोनों रास्तों में से कोई भी रास्ते में जा सकते हो। अब बी से सी तक जाने के लिए क्वेश्चन में दे रखा है कि यस, तो बेटे ए से बी तक दो रास्ते हैं और मैंने उसका नेमिंग कर दिया R1 R2, और क्वेश्चन में ये दे रखा है कि बी से सी तक तीन रास्ते हैं, तो मैं उनका भी नेमिंग कर देता हूँ। बी से सी जाने के लिए ये रोड 3 है, ये रोड 4 है, ये रोड 5 है। तो सवाल ये कि मुझे अगर ए से बी और बी से सी जाना है, या फिर आप सोच सकते हो कि ए से सी जाना है थ्रू बी, कोई डायरेक्ट नहीं, तो कितने वे में जा सकते हैं। जरा सोचो बेटे, अगर मैं ए से बी तक रोड 1 में गया, सपोज ए से बी तक जाने के लिए मैं अगर रोड 1 को चूज किया, अभी बी से सी तक जाने के लिए मैं रोड 3, रोड 4, रोड 5 कोई भी चूज कर सकता हूँ, राइट? यस सर। उसी तरह अगर मैं ए से बी तक जाने के लिए रोड 2 चूज किया, बी से सी तक जाने के लिए वही मैं रोड 3 में जा सकता हूँ, रोड 4 में जा सकता हूँ, रोड 5 में जा सकता हूँ। तो बड़े जरा देखो कि ए से सी तक जाने के लिए हम कौन से रास्ता जा सकते हैं। हम R1 R3 रोड 1 रोड 3 में जा सकते हैं, R1 R4 रोड 1 रोड 4, R1 R5 मतलब ए से बी तक R1 में गए और बी से सी तक R5 में गए। या फिर अगर ए से बी तक रोड 2 में गए तो बी से सी तक रोड 3 में जा सकते हैं। अगर ए से बी तक रोड 2 में गए तो बी से सी तक रोड 4 में जा सकते हैं। अच्छा इधर में क्या लिख दिया बेटे, 4, सॉरी, R1 R3 R1 R4 R1 R5, तो R2 R3 R2 R4। अच्छा अगर मैं ए से बी तक R2 में गया तो बी से सी तक R5 में भी जा सकता हूँ, राइट?
यस सर। यस सर। यस सर। तो आप देख यस सर। सकते हो क्लियरली, तो आप क्लियरली देख सकते हो कि ए से बी तक जाने के लिए आई हैव 6 ways, right? There are 6 ways in which I can go from A to B. There are 6 ways I can go from A to C via B. There are 6 different ways to go from A to C via B. Got it? Clear? अच्छा यस सर। यस सर। अच्छा यस सर। ओके। अब बेटे देखो, यही सवाल अगर एक ले मैन को पूछा जाए, ले मैन समझते हो ना बेटे, अगर एक ऑर्डिनरी मैन को पूछा जाए, जैसे कि एक ग्रोसरी स्टोर वाला जो कि बहुत अगर मैथमेटिक्स में अच्छा हो, उसको अगर पूछा जाए तो वो ये सवाल को कैसे करेगा? वो बोलेगा कि आई हैव 2 ways, I have 2 ways to go from A to B. For each way to go from A to B, I have 3 ways to go from B to C. वो बोलेगा कि अगर मेरे पास A से B तक जाने के लिए I have 2 ways, और A से B तक जाने के लिए जो 2 ways हैं उनमें से हर एक वे के लिए, फॉर ईच वे टू गो फ्रॉम A to B, A से B तक जाने के लिए जो 2 रास्ते हैं R1 R2, इन दोनों में से हर एक के लिए, R1 के लिए भी एंड R2 के लिए भी, आई हैव 3 ways टू गो फ्रॉम B to C. A से B तक जाने के लिए अगर मैं R1 सिलेक्ट करता हूँ तो B से C तक जाने के लिए मेरे पास 3 ways हैं. A से B तक जाने के लिए अगर R2 भी चूज करता हूँ तब भी मेरा B से C तक जाने के लिए 3 ways हैं. तो I have 2 ways to go from A to B. For each way to go from A to B, I have 3 ways to go from B to C. I hope you got it. Therefore, यस सर। therefore, यस सर। in total, I have 2 into 3 is equal to 6 ways to go from A to C, to go from A to C via B. और ये बेसिक मतलब यूनिटरी मेथड है, पूरा बेसिक यूनिटरी मेथड. क्या होता है यूनिटरी मेथड में? कि अगर मैं A से B जाने के लिए अगर मैं रोड 1 चूज करता हूँ, हाँ, तो मेरे पास B से C को जाने के लिए 3 रास्ते हैं. अगर A से B तक जाने के लिए रोड 2 चूज करता हूँ तो B से C तक जाने के लिए वही 3 रास्ते हैं. तो हम बोल सकते हैं फॉर ईच ऑफ R1 एंड R1 R2 दोनों के लिए वी कैन हैव 3 कॉम्बिनेशंस. R1 के लिए भी अगर हम R1 चूज करते हैं, देखो बेटे, अगर हम R1 चूज करते हैं तो उसके साथ R3 सिलेक्ट कर सकते हैं, R4 सिलेक्ट कर सकते हैं, R5 सिलेक्ट कर सकते हैं. मतलब अगर R1 को चूज किए तो ऐसे करके हमारे पास 3 वेज हो रहे हैं, राइट? यस सर। और R2 भी चूज करेंगे उसके, तो टोटल कितना होगा बेटे? 3 + 3 6. तो ऐसे आप इसको कैलकुलेशन कर सकते हो. बेसिक यूनिटरी मेथड, बेसिक एडिशन, सब बहुत इजी चीज़ है, राइट? आप लोग समझ सकते हो. ओके सर, हाँ, यस, सर वी कैन डायरेक्टली डू 3 into 2. ऑफ कोर्स, लेकिन वो समझने के लिए बस मतलब ये दिया, समझने के लिए बस. यस, डायरेक्टली आपको डायरेक्टली करना है. मैं बस एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ. ओके, आई होप एवरीबॉडी गॉट इट. इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, राइट? यस सर। यस सर। तो बेटे देखो, यहाँ पर जो मैथमेटिकल टर्म्स हम यूज करने वाले हैं वो क्या होता है. देखो बेटे, इधर बेटे 2 इवेंट अकर हो रहा है. एक सेकेंड जरा रुको. यस, हाँ, इधर बेटे 2 इवेंट अकर हो रहा है. इवेंट 1, गोइंग फ्रॉम A to B.
ए से बी जाना एक इवेंट अकर हो रहा है, दूसरा इवेंट हो रहा है इवेंट 2 गोइंग फ्रॉम बी टू सी। दो इवेंट अकर हो रहा है, एक हो रहा है ए से बी जा रहे हैं, फिर इवेंट 2 अकर हो रहा है बी से सी जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है इधर ना, इवेंट 1 एंड इवेंट 2, इवेंट 1 एंड इवेंट 2 are occurring in succession, are occurring in succession। succession का मतलब क्या होता है बेटे, one after another, one after another। तो दो इवेंट इधर हो रहे हैं और ये दो इवेंट एक के बाद एक हो रहे हैं, इवेंट 1 होने के बाद इवेंट 2 हो रहा है। मेरे बात समझ रहे हो? ओके हाँ। Yes, 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 sir. Yes, sir. और बेटे देखो इवेंट 1 दो तरीके से हो सकता है, देयर आर 2 ways फॉर इवेंट 1 टू हैपन, क्योंकि दो रास्ते हैं, ए से बी तक जाने के लिए दो रास्ते हैं। इवेंट 2 3 तरह से हो सकता है, बी से सी तक जाने के लिए 3 रास्ते हैं। इवेंट 2 है गोइंग फ्रॉम बी टू सी। सो इन टोटल देयर आर 2 into 3 is equal to 6 number of ways, 6 number of ways in which event 1 and event 2 can happen or occur one after another, one after another। अगर हम इंडिविजुअली देखते हैं तो इवेंट 1 अकर होने के लिए दो रास्ते हैं, दो वेज हैं, इवेंट 2 अकर होने के लिए 3 वेज हैं। लेकिन अगर इवेंट 1 के बाद इवेंट 2 होता है, दो इवेंट एक फॉलो करके एक दूसरे को होते हैं, तो इन टोटल देयर आर 6 नंबर ऑफ वेज इन व्हिच इवेंट 1 एंड इवेंट 2 कैन हैपन वन आफ्टर अनदर। क्लियर बेटे? ओके, सो टेक द स्क्रीनशॉट। Yes, sir. ओके Yes, sir. ठीक है ओके, 1 सेकेंड, यस हाँ टेक इट, डन। Done, sir. ओके Done, sir. okay, take it, done। Yes, sir. Yes. Okay, Yes, sir. Done. okay, so let's take another example, example number 2 कि I have और ओझा has 2 shirts and 3 ties। ओझा के पास 2 शर्ट हैं और 3 टाइज हैं। सवाल ये कि इन हाउ मेनी वेज कैन ओझा सिलेक्ट ए शर्ट एंड ए टाई। ओझा के पास 2 शर्ट हैं, 3 टाई है, और सवाल यह है कि सुबह सुबह ओझा उठा, ओझा को स्कूल जाना है, लेकिन स्कूल जाने के लिए ओझा के पास देखा कि 2 शर्ट 3 टाई है। अभी ओझा सोचने लगा ये 2 शर्ट 3 टाई हैं, मुझे एक शर्ट और एक टाई लेना है, पहनना है, एक शर्ट एक टाई, तो कितना वे में मैं ले सकता हूँ? चलो मैथमेटिक्स करने से 6 वेरी गुड। लेकिन मैथमेटिक्स करने से पहले चलो इसको एक लेमैन टर्म में देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं शर्ट्स का नेमिंग करता हूँ। ओझा के पास जो 2 शर्ट है S1 S2 और जो 3 टाइज है उनका नाम देता हूँ T1 T2 T3। अभी ओझा सोचेगा कि अगर मैं शर्ट 1 पहना तो उसके साथ टाई 1 पहन सकता हूँ, उसके साथ टाई 2 भी पहन सकता हूँ, या फिर उसके साथ टाई 3 पहन सकता हूँ। अगर मैं शर्ट 2 पहना उसके साथ टाई 1 पहन सकता हूँ, या फिर टाई 2 पहन सकता हूँ, या फिर टाई 3 पहन सकता हूँ। तो ऐसे करके मैं या तो शर्ट 1 टाई 1 पहनूंगा, या फिर शर्ट 1 टाई 2 पहनूंगा, या फिर शर्ट 1 टाई 3 पहनूंगा, या फिर शर्ट 2 टाई 1, शर्ट 2 टाई 2, शर्ट 2 टाई 3 पहनूंगा। तो ओझा के पास 6 डिफरेंट वेज में ओझा एक शर्ट एंड एक टाई सिलेक्ट कर सकता है। आई होप यू गॉट इट राइट। Yes, sir. ओके Yes, sir. Yes, sir. और इधर भी देखो बेटे 2 इवेंट अकर हो रहा है, इवेंट 1 इवेंट 2, इवेंट 1
चूजिंग इवेंट 1 क्या है बेटे? चूजिंग ए शॉर्ट एंड ऑल 3 टाइम। इवेंट 1 है चूजिंग इज शॉर्ट, पहला वो शॉर्ट चूज करेगा। शॉर्ट चूज करना एक इवेंट है, और शॉर्ट चूज करने के लिए उसके पास दो वेज हैं, 2 वेज आर देयर फॉर चूजिंग ए शॉर्ट। इवेंट 2 क्या है बेटे? Sir, choosing a tie. चूजिंग ए टाई। अभी टाई चूज करने के लिए उसके बाद 3 रास्ते हैं, क्योंकि 3 टाइज हैं। अब हो क्या रहा है? इवेंट 1 एंड इवेंट 2 आर ऑकरिंग इन सक्सेशन। सक्सेशन मतलब फिर से बता रहा हूं, वन आफ्टर अनदर, वन आफ्टर अनदर। इवेंट 1 एंड इवेंट 2 आर ऑकरिंग इन सक्सेशन। पहले शॉर्ट चूज किया, उसके बाद टॉय चूज करेगा। हाँ, इन 2 into 3 is equal to 6 ways। अब इवेंट 1 इंडिविजुअली 2 वेज में हो सकता है, इवेंट 2 इंडिविजुअली 3 वेज में हो सकता है, लेकिन अगर एक के बाद सक्सेशन में करते हैं तो दोनों 2 इवेंट वन आफ्टर अनदर अगर होना चाहिए, तो इसके लिए हमारे पास 6 रास्ते हैं। 6 रास्ते में ये 2 इवेंट वन आफ्टर अनदर हो सकते हैं। 6 रास्ते हैं, मतलब 6 वेज हैं, एक शॉर्ट एक टाई चूज कर सकता है वो। गॉट माई पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. बस Yes, sir. बस। तो इधर जो हमने किए वो बहुत बेसिक सा ये है कि वो बेड के ऊपर ओझा शॉर्ट 1 को डालेगा, फिर देखेगा इसके साथ टाई 1, इसके साथ टाई 2, इसके साथ टाई 3। शॉर्ट 2 डालेगा, इसके साथ टाई 1, इसके साथ टाई 2, इसके साथ टाई 3। हाँ, तो 6 कॉम्बिनेशन हो गए, राइट। लेकिन मैथमेटिकली हम देखें तो कितना आसान हो गया समझने के लिए, राइट। ओके Yes, sir. ओके, टेक द स्क्रीनशॉट एंड लेट्स मूव ऑन। डन? Yes, sir. Yes, sir. ओके Done, sir. ओके। अब आते हैं एग्जाम्पल 3। अब देखो बेटे, एग्जाम्पल 1 एंड एग्जाम्पल 2 में जो दिया उसमें मतलब 2 इवेंट दिया। इनफैक्ट मैं 2 क्या लाख इवेंट भी कर सकता हूँ। चलो 3 करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ओझा नहीं, अभी ओझा नहीं, अभी मंगू हैज 2 शर्ट्स, 3 ties and 4 pairs, sorry not 4, इतना बड़ा हो जाएगा ये करने में कब तकलीफ। 2 ले जाते हैं, 2 pairs of pants। तो मंगू के पास 2 शर्ट हैं, 3 टाई हैं और 2 पेयर ऑफ पैंट्स हैं। सवाल ये कि इन हाउ मेनी वेज मंगू कैन dress himself in a shirt, tie and pants। अच्छा बेटे, मैं ये सवाल करने से पहले आप लोगों को एक इंग्लिश का सवाल पूछना चाहता हूँ। अच्छा, आप में से कितनों को पेयर ऑफ पैंट्स में डाउट है? 2 पेयर ऑफ पैंट्स पे कितनों को डाउट है? अरे कितनों को डाउट है क्या? No, sir. देखो No, बेटे, sir. हाँ No, sir. देखो बेटे, Yes, sir. हाँ देखो बेटे, एक बंदा जो एक पैंट्स पहनता है ना, एक बंदा जो पैंट्स है, इसको हम बोलते हैं पैंट्स, इस प्लूरल है क्योंकि इसका 2 लेग होते हैं, इसीलिए इसको पैंट्स प्लूरल है, ये प्लूरल नाउन। या फिर उसको हम बोलते हैं पेयर ऑफ पैंट्स। जैसे कि जीन्स प्लूरल है, आप जो पहनते हो ना उसका मटेरियल होता है जीन, JEAN, लेकिन जो पहन लेते हो वो होता है जीन्स प्लूरल, याद रखो बेटे। चलो ये छोड़ो। तो उसके पास 2 पेयर ऑफ पैंट्स है, मतलब ये एक पेयर ऑफ पैंट और ये, समझ गए? तो ऐसे 2 पैंट मेरे पास, समझ गए? क्लियर? Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. Yes, sir. तो सवाल ये कि मंगू के पास 2 शर्ट, 3 टाई एंड 2 पैंट है, तो मंगू कितने वे में खुद को ड्रेस कर सकता है? अच्छा, कौन Sir. बताएगा? यस, Sir, 12 ways. वेरी गुड, 12 वेज, वेरी गुड। लेकिन फॉर द सेक ऑफ क्यूरियोसिटी, फॉर द सेक ऑफ फन, चलो हम बना के देखते हैं, डायग्राम बना के देखते हैं, मज़ा लगता है। ट्री डायग्राम वैसे बनाना चाहिए, आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। देखो बेटे, सपोज मैं 60 का नामकरण कर देता हूँ। शर्ट 1, शर्ट 2, 3 टाई है, T1, T2, T3,
और 2 पैंट्स है P1 P2। अच्छा मंगू, एक सेकेंड। अच्छा मंगू, अगर शर्ट 1 चूज किया तो उसके साथ वो टाई 1 चूज कर सकता है, या फिर टाई 2 चूज कर सकता है, या फिर टाई 3 चूज कर सकता है। अभी अगर शर्ट 1 टाई 1 चूज किया, अच्छा टाई 1 के साथ वो पैंट 1 या फिर पैंट 2 भी चूज कर सकता है। मानो मंगू बोला कि मैं शर्ट 1 पहनूंगा, टाई 1 पहनूंगा। अब हमारे पास 2 पैंट है, शर्ट 1 पहन लिया, टाई 1 पहन लिया, अभी 2 पैंट है, तो 2 पैंट में से कोई भी एक पहनूंगा, राइट। मंगू शर्ट 1 पहन लिया, टाई 2 पहन लिया, अब उसके पास पैंट पहनने के लिए और 2 पैंट है, P1 P2, कोई पहन सकता है। शर्ट 1 पहन लिया, टाई 3 पहन लिया, अभी P1 P2 में से कोई पहन सकता है। अगर शुरू में ही मंगू शर्ट 2 चूज किया तो उसके साथ वो टाई 1 पहन सकता है, और अगर वो टाई 1 पहना फिर वही बात, पैंट 1 पैंट 2 में से कुछ ही पहन सकता है। अगर मंगू टाई 2 पहनता है शर्ट 2 के साथ तो उसके साथ भी वही पैंट 1 पैंट 2, और मंगू अगर शर्ट 2 के साथ टाई 3 चूज किया तो उसके साथ भी वही बात P1 P2। तो अब गिनते हैं मंगू शर्ट टाई पैंट कितनों में पहन सकता है। एक शर्ट 1 टाई 1 पैंट 1, शर्ट 1 टाई 1 पैंट 1, शर्ट 1 टाई 1 पैंट 2, शर्ट 1 टाई 2 पैंट 1, शर्ट 1 टाई 2 पैंट 2, शर्ट 1 टाई 3 पैंट 1, शर्ट 1 टाई 3 पैंट 2, शर्ट 2 टाई 1 पैंट 1, शर्ट 2 टाई 1 पैंट 2, शर्ट 2 टाई 2 पैंट 1, शर्ट 2 टाई 2 पैंट 2, शर्ट 2 टाई 3 पैंट 1, शर्ट 2 टाई 3 पैंट 2। तो अब गिन लो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मंगू ऐसे 12 मंगू ऐसे 12 वेज में खुद को ड्रेस कर सकता है, शर्ट पैंट टाई एंड पैंट में। बस अभी मैथमेटिकली करते हैं, इतना तो लंबा चौड़ा नहीं होगा। मैथमेटिकली कैसे होगा, इधर बेटा 3 इवेंट हो रहे हैं। इवेंट 1 क्या हो रहा है कि चूजिंग अ शर्ट, जो कितने वे में हो रहा है बेटे, 2 वेज, 2 वेज। इवेंट 1 होने के लिए 2 वेज हैं। इवेंट 2 जो कि ये चूजिंग है, इसके लिए कितने चूजिंग है टाई 3 वेज। इवेंट 3 सर चूजिंग है पैंट, चूजिंग है पेयर ऑफ पैंट। हाँ चूजिंग Sorry. चूजिंग है पेयर ऑफ पैंट्स, या फिर खाली पैंट्स भी बोल सकते हो। चूजिंग पेयर ऑफ पैंट्स या फिर खाली पैंट्स। हाँ कितने वेज में बेटे, 2 वेज। बस मतलब मंगू को अगर बोला जाए शर्ट चूज करने तो इंडिविजुअली 2 वेज में शर्ट चूज कर सकता है, इंडिविजुअली 3 वेज में टाई चूज कर सकता है, इंडिविजुअली 2 वेज में पैंट चूज कर सकता है। लेकिन इधर हो रहा है क्या, ये इंडिविजुअली नहीं हो रहे हैं, ये एक के बाद एक सक्सेशन में हो रहे हैं। तो हियर इवेंट 1, इवेंट 2 एंड इवेंट 3 आर occurring इन सक्सेशन। बेटा सक्सेशन का मतलब याद रहेगा तो वन आफ्टर अनदर। यस सर। इन सक्सेशन हियर इवेंट 1, इवेंट 2 एंड इवेंट 3 आर occurring in succession in 2 into 3 into 2 is equal to 12 ways। अगर एक के बाद एक होते हैं तो 12 वेज में हो जाते हैं। आई होप यू गॉट इट, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होना चाहिए। ओके, सो टेक द स्क्रीनशॉट एंड लेट्स formally discuss fundamental principle of counting. 1 second, take it. Yes sir. Okay. बेटा हो सके तो आप अपना नोटबुक में पैंट ही बना देना, लेकिन क्यों मुझे मालूम है, बता नहीं रहे हो, मुझे मालूम है 2-4 का ये डाउट हो रहा होगा कि पैरा पैंट 4 पैंट सोच रहे होंगे। अरे मुझे पता है, मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ बच्चों से। 2 पेयर ऑफ पैंट्स, सो पेयर में 2 होते हैं तो सोच लेते हैं मेरे पास 4 पैंट्स है, तो 4 लेके चले जाते हैं। 2 पेयर ऑफ पैंट मतलब ऐसा 2 पैंट, ठीक है। ओके Sir, I thought that at first. यस आई नो। अरे तुम क्या बहुत सारे वही सोचे होंगे, बहुत सारे। टेक इट डन।
Yes, sir. Yes, sir, done. हाँ, Yes, sir, done. बस तो अपना ये में बना देना, नोटबुक में पैंट 2 बना देना, पेयर ऑफ पैंट्स, ये एक पेयर ऑफ पैंट्स, एक 2 पेयर ऑफ पैंट्स। अच्छा आगे चलते हैं। तो बेटा अभी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है? लिखते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग या इन शॉर्ट FPC। तो आप बार बार ये लंबा चौड़ा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे शॉर्ट में? FPC, अकॉर्डिंग टू FPC, अकॉर्डिंग टू FPC। जैसे बेटे आपके जो स्कूल में ज्योमेट्री में होता था ना, अकॉर्डिंग टू ASA रूल, हाँ, अकॉर्डिंग टू SAS रूल, हाँ, जो आपका होता है ना, अरे समझ रहे हो ना बेटे? Yes. बस तो फंडामेंटल प्रिंसिपल FPC। और बेटे देखो ये जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग आपके NCERT में है, वो एक्चुअली में फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन उसका नेम होना चाहिए, टाइटल होना चाहिए, डेफिनेशन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। लेकिन मैं सिलेबस के हिसाब से जाऊंगा, आपके बुक के हिसाब से जाऊंगा, तो हम इसको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लिखेंगे, लेकिन इसका असली नाम है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो फिलहाल आप समझ सकते हो क्यों, अभी मल्टीप्लिकेशन आप समझोगे। फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग, तो डेफिनेशन लिखते हैं कि इफ तेरी का मेरा हैंडराइटिंग इतना बुरा है, इफ वन इवेंट, हैंडराइटिंग बुरा, एक तो हैंडराइटिंग और एक मिनट में पूरा, हाँ चलो, हाँ, इफ वन इवेंट occurs, can occur, sorry, if one event can occur in m different ways, following which very important, following which another event can occur in n different ways, then the two events can occur in succession या फिर वन आफ्टर अनदर। हाँ तेरी का, स्कूल में एक्चुअली हैंडराइटिंग के लिए मुझे कोई नहीं मारे थे, इसलिए शायद ऐसा हुआ है। देन 2 events कैन अकर इन सक्सेशन वन आफ्टर अनदर in m into n number of ways. Got it? हेलो, Yes, sir. हाँ Yes, sir. हाँ, तो लिखो Yes, sir. जल्दी स्क्रीनशॉट लो, जल्दी, डन। यस सर हो गया, Yes, sir, done. लिख दिया। ओके, Yes, sir, done. हाँ, उसके Yes, sir, done. यस, उसके नीचे बेटे नोट लिखो। सर हाँ यस, सर व्हाट डज एम रिप्रेजेंट हियर? व्हाट डज एम रिप्रेजेंट हियर? यस, वेरी गुड क्वेश्चन। तो जैसे कि बेटे देखो, हमारा मतलब पहला एग्जाम्पल ही आप ले लो, ए से बी जाना एक इवेंट, वो 2 ways में हुआ, मतलब m का वैल्यू 2 है। उसको फॉलो करके b से c जाने के लिए देयर आर 3 रोड्स, मतलब n का वैल्यू 3 है। तो 2 इवेंट अगर ऑकर होते हैं एक दूसरे के बाद, मतलब a से b फिर b से c अगर हम जाते हैं एक के बाद एक, तो टोटल m/n नंबर ऑफ वेज में पूरा इवेंट, मतलब पूरा अफेयर ऑकर हो जाता है। आई होप यू गेट माई पॉइंट। सक्सेसफुल वन आफ्टर अनदर, गेट इट नाउ? Yes, sir. Sir, हाँ यस, sir, whatever is written in blue, I can't read. कौन सा जगह? Sir, from then. then the two events can occur in succession। हो गया, आगे चले। Sir, make me understand. हाँ, I can't understand. कौन सा पोर्शन? Sir, the blue one. ब्लू वाला बोल रहा है कि अगर वो 2 इवेंट मतलब सक्सेशन में, वन आफ्टर अनदर, सक्सेशन मतलब जैसे कि देखो
इवेंट 1 शर्ट पहनना 2 वेज में हुआ, मतलब m इज इक्वल टू 2। उसको फॉलो करके टाई पहनना वो 3 वेज में, n इज इक्वल टू 3। अगर दोनों सक्सेशन में होते हैं, मतलब पहले शर्ट और उसके बाद हम टाई पहनते हैं, मेरे बात समझ रहे हो, पहले शर्ट Yes, फिर sir. टाई पहनते हैं, देन द 2 इवेंट्स कैन ऑकर इन सक्सेशन इन mn नंबर ऑफ वेज, मतलब 2 into 3 6 नंबर ऑफ वेज। गॉट इट? Yes, sir, got it. अरे अच्छा, और कितने को Sir, I doubt होता? thought it was written MX, sir. ना 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 mn, ओहो सॉरी सॉरी, ना ना m into n, m into n, m into n, m into n, x नहीं भाई, ओके डन, आगे चले। Yes, हाँ। sir. Yes. Yes, sir. ओके तो बेटा इसमें Yes, sir. हाँ तो बेटा इसमें एक नोट लिखो बस कि एफपीसी और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जो अभी हम पढ़े, एफपीसी कैन बी extended to any number of events, तो इधर में दो मतलब शर्ट फिर टाई, अगर 2 इवेंट होते हैं तो हाँ 2 into 3 6 शर्ट, फिर उसके बाद और एक भी किया ना, शर्ट पैंट टाई, या सॉरी शर्ट टाई पैंट, 2 से 3, अरे पहले 2 इवेंट किए थे फिर 3 इवेंट वाला किए ना, तो वही Yes, sir. Yes. मल्टीप्लाई कर दोगे 4 इवेंट। सपोज फॉर एग्जांपल 10 इवेंट एक के बाद हो रहे हैं। पहला इवेंट हो रहा है m नंबर ऑफ वेज में, दूसरा हो रहा है n नंबर ऑफ वेज में, तीसरा हो जाएगा p नंबर ऑफ वेज, सब मल्टीप्लाई कर दोगे लास्ट को, राइट, सारे मल्टीप्लाई कर दोगे, उतना नंबर ऑफ वेज में ये एक के बाद सक्सेशन में हो जाएंगे। गॉट माई पॉइंट? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ Yes, sir. काउंटिंग क्लियर? Yes, sir. Okay, very good. So take the screenshot, 1 second, take it. Done. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, Yes, sir. take it. Done. Okay. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes. Okay. तो बेटा अभी बस एक एग्जाम्पल करेंगे, ये लास्ट एग्जाम्पल रहेगा, और ये एग्जाम्पल बहुत इंटरेस्टिंग सा एग्जाम्पल होगा। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर हम लेंगे एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक है। तो बेटा क्वेश्चन है कि देयर आर 5 doors टू ए हॉल, एक हॉल का 5 डोर है। सवाल ये है कि इन हाउ मेनी वेज कैन वन एंटर एंड लीव द हॉल। बेटा हॉल को 5 डोर है, सवाल ये है कि कितने वेज में एक इंसान हॉल को एंटर करके लीव भी कर सकता है, कितने वेज में। अब जरा सोचो, इसको जरा फंडामेंटली ऐसे सोचो। मानो हॉल का जो डोर है, मैं उनका नेमिंग कर देता हूँ, मानो डोर D1, D2, D3, D4, D5। क्यों मैंने कहा बोला कि वो जो डोर में गया वो डोर में नहीं आ सकता, मैंने बोला क्या? Sir. हाँ 25. 25, यस वेरी गुड, 25. Sir, 25. वेरी गुड। जरा बेटे सोचो, सपोज जो डोर 1 में एंट्री किया, अभी जो एग्जिट करेगा, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, वो जो डोर से एंट्री किया उसी डोर से भी निकल सकता है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, मैंने रेस्ट्रिक्शन नहीं दिया हूँ। तो डोर 1 से अगर एंट्री किया तो एग्जिट डोर 1, डोर 2, डोर 3, डोर 4, डोर 5 में कर सकता है। उसी तरह अगर डोर 2 में एंट्री किया, डोर 1, डोर 2 ऐसे करके डोर 5, फिर डोर 3 अगर मैं एंट्री किया तो डोर 1, डोर 2, डोर 3 ऐसा करके डोर 5, फिर अगर वो डोर 4 में एंट्री किया तो डोर 1, डोर 2 ऐसे करके डोर 5, फिर अगर वो डोर 5 में एंट्री किया तो डोर 1, डोर 2 ऐसे करके डोर 5। तो जरा देखो कितने वेज में वो जा सकता है। देखो D1 मतलब जाएगा D1, आएगा D1 से, D1 D2 जाएगा D1 से, लौटेगा D2 से, अरे लौटेगा मतलब लीव करेगा, जाएगा मतलब एंटर करेगा। गॉट इट और नॉट?
Yes, Yes, sir. हाँ, Yes, sir. Yes, sir. जा रहा है D1 के थ्रू, आ रहा है D3 के थ्रू, जा रहा है D1 के थ्रू, आ रहा है D4। तो ऐसे आप समझ सकते हो कि हियर टू इवेंट्स आर हैपनिंग, वन इज एंटरिंग द बिल्डिंग, द अदर वन इज एग्जिटिंग द बिल्डिंग, राइट। और ये सवाल को अब हम कैसे करेंगे, एग्जाम में जैसे लिखेंगे वैसे करेंगे, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, देखो बेटे सॉल्यूशन, कि देयर आर 5 ways to enter the hall, right? There are 5 ways to enter the hall. For each way of entry, there are 5 ways to what? Exit the hall. एंटर करने के लिए 5 रास्ते हैं, और एंटर करने का हर रास्ते के लिए लीव करने का भी 5 रास्ते हैं। तो अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, अकॉर्डिंग टू FPC, नंबर ऑफ वेज ही कैन एंटर एंड लीव इज इक्वल टू 5 into 5। सक्सेशन में हो रहा है एक के बाद एक बेटे, फंडामेंटल प्रिंसिपल मल्टीप्लिकेशन। पहला इवेंट 5 वे में, उसको फॉलो करके दूसरा इवेंट 5 वे में। मेरा बात समझ रहे हो बेटे? तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के हिसाब से टोटल 25 वेज में वो इंसान बिल्डिंग को एंटर करके लीव कर सकता है। अब सवाल में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन ले आते हैं। सवाल ये है, उसका सेकंड बीट, इन हाउ मेनी वेज, रिकॉर्ड हो रहा है तो हाँ, इन हाउ मेनी वेज कैन वन एंटर एंड लीव द हॉल इफ द हॉल थ्रू ए डिफरेंट डोर, द हॉल थ्रू ए डिफरेंट डोर। डिफरेंट मतलब अभी मैं रेस्ट्रिक्शन दे दिया कि एंट्री करने, जो डोर के थ्रू एंट्री करेगा वो डोर के थ्रू एग्जिट नहीं कर पाएगा, उसको छोड़ के बाकी चारों के थ्रू। क्योंकि देखो बेटे 5 डोर है बेटे, डोर तो 5 ही है। अगर कोई एक डोर में वो एंट्री किया तो लौटते वक्त तो वो डोर से नहीं एंट्री कर पाएगा, बाकी 4 में से कोई एक में वो एग्जिट करेगा। मेरे बात समझ रहे हो? यस सर। राइट? Yes, sir. Yes, sir. यू जस्ट इमेजिन कि अगर वो बंदा डोर 1 में एंट्री किया तो निकलते वक्त डोर 1 में नहीं लौटेगा, अलाउ नहीं है, डोर 2 या फिर डोर 3 या फिर डोर 4 या फिर डोर 5 में लौटेगा। सर तो हाँ यस, सर 20 वेज। 20 वेज। तो बेटे देख सकते हो एंट्री करने के लिए उसके पास 5 वेज हैं, D1, D2, D3, D4, D5, फॉलोइंग व्हिच, पहला इवेंट है एंट्री करना, और एंट्री करने के लिए उसके पास 5 वेज है। फॉलोइंग व्हिच का मतलब मानो एंट्री कर गया, बंदा बिल्डिंग में एंट्री कर गया। फॉलोइंग व्हिच द सेकेंड इवेंट मतलब एग्जिटिंग द बिल्डिंग कैन हैपन इन 4 वेज, क्योंकि बंदा वहां से एंटर कर गया बिल्डिंग के अंदर, तो अभी जाने के लिए उसके पास 4 रास्ते होंगे। गेट माई पॉइंट सो फार गाइस? Yes, sir. हाँ, तो ये Yes, होता है, Yes, sir. यस, ये होता है बेसिक कॉन्सेप्ट। कान खोल के सुन लो। बंदे का जाने के लिए पहला इवेंट है जाना, और सेकंड इवेंट है एग्जिट करना। अब इवेंट 1 अकर होने के लिए 5 रास्ता है, बंदा 5 वेज में एंट्री कर सकता है। फॉलोइंग व्हिच मतलब 1 एंट्री कर गया, फिर एग्जिट करने के लिए 4 रास्ता है। तो टोटल अकॉर्डिंग टू FPC 5 into 4 20 नंबर ऑफ वेज, राइट? तो हम लिखेंगे इधर सॉल्यूशन में कि टू एंटर, बेटे देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं आपको ये खत्म होने के बाद 2 मिनट आपको एक बात बताऊंगा रट्टा मारने के ऊपर। रट्टा मारने का आदत आप में से बहुत सारों को है, मैं वो रट्टा मारने का आदत आपसे छुड़ाना चाहता हूँ। मैं लास्ट को उसके बारे में बोलूँगा। टू एंटर द बिल्डिंग, रट्टा क्या?
रट्टा लगाओगे, सर जो वर्ड लिखे हम वो वर्ड लिखेंगे, टू एंटर, सर लिखे हैं टू एंटर द बिल्डिंग, हम भी लिखेंगे टू एंटर द बिल्डिंग। अभी तुम कुछ भी ले सकते हो, तुम्हारा बस कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए, तुम जो लिखे हो मीनिंगफुल होना चाहिए, मैथमेटिकली करेक्ट होना चाहिए, जो भी वर्ड लिखो उसमें हमें क्या। तो इंग्लिश मीडियम बच्चे हो, थोड़ा बहुत तो इंग्लिश तो आपको तो अच्छा आता होगा ना, तो इंग्लिश में तो खुद लिख सकते हो ना, खुद से मन से, राइट। टू एंटर द बिल्डिंग, अरे समझ रहे हो कि नहीं? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Ah. Yes, sir. यस, Yes, sir. to enter the building there are 5 ways, हाँ, for each way of entry, क्या लिखेंगे? for each way of entry, for each way of entry, entry there are 4 ways to exit. सो अकॉर्डिंग टू FPC मतलब क्या हुआ, इवेंट 1 5 वे में होगा और उसको फॉलो करके इवेंट 2 4 वेज में होगा। तो अकॉर्डिंग टू FPC 1 कैन एंटर and leave the hall in what, 5 into 4 is equal to 20 ways. I hope you get it. ये इतना ही बस। Yes, sir. हाँ, तो एग्जाम में डायग्राम, हाँ यस, वन से Sir, एग्जाम if में we enter from D1, we can't exit from D1. यस, अगर वो एंट्री कर गया D1 में तो एग्जिट नहीं कर पाएगा D1 में, क्योंकि सवाल ये है कि वो जो डोर में एंटर करेगा निकलते वक्त एक डिफरेंट डोर के थ्रू निकलेगा। सपोज जो D1 में एंटर कर गया तो D1 में एग्जिट नहीं कर पाएगा, अलाउड नहीं है। तो जो अगर D1 में, देखो इधर में बनाया होगा, वो D1 में अगर एंट्री करता है तो या तो D2 में निकलेगा या फिर D3 में निकलेगा या फिर D4 में निकलेगा या फिर, तो आप ज़रा सोचो, सपोज ओझा को बिल्डिंग के अंदर जाना है, जाने के लिए 5 रास्ते, अब उसको फॉलो करके मतलब क्या होता है कि ओझा बिल्डिंग में घुस गया, अभी उसके बाद वो क्या करेगा, एंट्री एग्जिट तो करेगा ना, उसको फॉलो करके उसके बाद 4 रास्ते, राइट। वंस ओझा एंट्री कर गया, 5 डोर है, ओझा क्या करेगा, 5 डोर में से कोई एक डोर चूज करेगा, एक डोर चूज कर गया और एंटर कर गया। अब निकलते वक्त तो उसके पास कितने रास्ते हैं, 4 रास्ते हैं कि नहीं? अरे समझ रहे हो ना, फॉलोइंग व्हिच द सेकंड इवेंट कैन ऑकर इन 4 डिफरेंट वेज, तो टोटल कितना हो गया 20 वेज। आई होप, और अच्छा ठीक है, टेक द स्क्रीनशॉट वन सेकंड। हेलो एनीबॉडी, आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, कुछ मुश्किल हो रहा है समझने में, इसको नया चैप्टर है, टेक द स्क्रीनशॉट। No, sir. No, sir. सारे बोलो, बस 1-2 बोल रहे हो, सारे बोलो, अगर कितना डाउट है बोलो। सबका हो Sir, गया? no, sir, no doubt. No, sir. No, sir. ओके ओके ओके। अच्छा बेटे, एक बात बताता हूँ आपको, आप कभी कभी देखो, एक्चुअली होता है ये सही बात है कि मतलब मैं जब बहुत एक्साइटेड होकर पढ़ाता हूँ तो बच्चे हंसते हैं, ठीक है, मुझे पता है, और हंसना भी स्वाभाविक है, हम भी हंसा करते थे, क्योंकि टीचर मतलब अगर बहुत ज़ोर से जोशीला होकर पढ़ाते तो हंसी आता है, लेकिन और मज़ा, अच्छा बात है हम अगर आपको हंसा सकते हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि क्यों मैं हर वर्ड के ऊपर फोकस दे रहा हूँ और क्यों आप एक बार समझने के बाद में दूसरे तरीके से उसको समझा रहा हूँ। कौन कारण बता सकता है कि आपको एक बार तो समझ गए, फिर मैं वर्डिंग चेंज करके दूसरे वे में आपको क्यों समझा रहा हूँ? बिकॉज बेटा फ्यूचर में आप जहाँ पर भी नौकरी करोगे, आपका नौकरी सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगा आप कैसे प्रेजेंट करते हो अपना काम को। अगर आप काम कर दिए लेकिन उसको प्रेजेंट नहीं कर पाए और सपोज प्रेजेंट किए, अगर मतलब आपको 10-12 वे में प्रेजेंट करना नहीं आता, आपको सपोज आता नहीं है, मतलब कैसे बोलना, कैसे इसको कैसे तोड़ मरोड़ के समझाना, ये ऑडियंस कैसे समझेगा, वो ऑडियंस कैसे समझेगा, अगर नहीं आता है तो आपको अपना जॉब में कभी तरक्की नहीं मिलेगा। स्पेशली साइंस के फील्ड में तो तरक्की मिलना मुश्किल हो जाएगा। आई होप यू गेट माई पॉइंट। इसीलिए बार बार उसको डिफरेंट वे में मैं समझाता हूँ। ओके ओके, आगे चलते हैं। हेलो, हाँ Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके। अभी एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल, बस ये लास्ट एग्जाम्पल होगा, एग्जाम्पल A5 शायद, कि देयर आर 2 पोटेंशियल कैंडिडेट्स फॉर मॉनिटर। 2 पोटेंशियल कैंडिडेट है मॉनिटर होने के लिए। देयर आर
थ्री डिफरेंट, मतलब इनसे अलग, ये दो पोटेंशियल कैंडिडेट अलग मॉनिटर होने के लिए, देयर आर थ्री डिफरेंट पोटेंशियल कैंडिडेट्स फॉर प्रेसिडेंट, there are two different ways बोल रहा हूँ, two different potential candidates for वाइस प्रेसिडेंट VP। हाँ, अब सवाल ये है कि इन हाउ मेनी वेज कैन ए मॉनिटर, ए प्रेसिडेंट एंड ए VP बी सिलेक्टेड। तो बेटे देखो, आपको आंसर तो आपको पता होगा ना, क्या होगा आंसर बताओ, अब बताओ। यस, हेलो, Yes, sir. 12 ways. 12, वेरी गुड, वेरी Sir, गुड, 12 ways out. Very good. Sir, 12. वेरी गुड 12 ways। ओके, अच्छा, अब देखो, मुझे पता है, आपको पता है, लेकिन हम इसको लिखेंगे, आंसर को बस लिखेंगे, और लिखते वक्त मैं आपको जो फॉलोइंग वर्ड का मतलब समझाऊंगा, ताकि आपको फ्यूचर में कोई बताए, आप पूछे, आप बता सकते हो उसको कि फॉलोइंग का मतलब क्या होता है। कि सोल्यूशन में क्या लिखोगे कि मॉनिटर कैन बी चोजन इन या फिर सिलेक्टेड इन व्हाटएवर, हाउ मेनी वेज गाइस, 2 ways, राइट। 12 ways. Two ways. हाँ, अच्छा देखो, मॉनिटर चूज करने के लिए हमारे पास दो वेज है, राइट, दो बंदे हैं, उनमें से कोई एक मॉनिटर चूज, ओके ठीक है, मॉनिटर अभी चूज हो गया, मॉनिटर मेरा चूज हो गया, फॉलोइंग व्हिच, मतलब मॉनिटर चूज हो गया, अभी उसके बाद मुझे प्रेसिडेंट चूज करना है, फॉलोइंग व्हिच, उसके बाद प्रेसिडेंट चूज करना है, वो कितनों में चूज कर सकता हूँ, 3 ways, राइट, प्रेसिडेंट 3 ways। तो उसी का मतलब होता है फॉलोइंग व्हिच। तो पहला इवेंट 2 वेज में होगा, और पहला इवेंट अकर होने के बाद, मतलब मॉनिटर वंस चूज हो गया, उसके बाद जो दूसरा इवेंट मतलब प्रेसिडेंट, उसको चुनने के लिए हमारे पास 3 वेज हैं। सो फॉर ईच मॉनिटर, मेरे पास समझ रहे हो, फॉर Yes, sir. ईच मॉनिटर Yes, sir. देयर आर व्हाट, हाउ मेनी, 3 ways to choose a president। अब बेटा मेरा मॉनिटर चूज हो गया, मेरा प्रेसिडेंट चूज हो गया, मतलब मेरा इवेंट 1 अकर हो गया, इवेंट 2 भी अकर हो गया, फॉलोइंग व्हिच, उसके बाद कौन होगा, इवेंट 3, मतलब वाइस प्रेसिडेंट चूज करना। अब मेरा मॉनिटर चूज हो गया, प्रेसिडेंट चूज हो गया, अब वाइस प्रेसिडेंट में कितनों में चूज कर सकता हूँ बेटे, 2 ही तो बंदे हैं ना वाइस प्रेसिडेंट के लिए, 2 कैंडिडेट है ना, 2 ways, राइट। तो बस मतलब फॉलोइंग व्हिच द थर्ड इवेंट कैन अकर इन 2 different ways, राइट, उसके बाद ये इवेंट। अच्छा, फॉलोइंग व्हिच द VP कैन बी सिलेक्टेड इन हाउ मेनी वेज, 2 ways। Two ways. सो अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, या फिर FPC आप लिखोगे, आप पूरा FPC लिखोगे, कोई अगर फंडामेंटल प्रिंसिपल मल्टीप्लिकेशन लिखा है, मैं उसको 1 में काट दूंगा उधर से, FPC अगर नहीं लिखे, कुछ वर्ड लिखा पूरा, अकॉर्डिंग टू FPC नंबर ऑफ वेज ए मॉनिटर, ए प्रेसिडेंट एंड ए VP be selected is equal to 2 into 3 into 2, 12 ways। तो याद रखो बेटे, इवेंट 1 इवेंट पहले डिसाइड करोगे, इवेंट 1 कितने हुए में हो सकता है। अच्छा, अभी इवेंट 1 हो गया, फॉलोइंग व्हिच इवेंट 2 कितने में हो सकता है, अभी इवेंट 2 हो गया, फॉलोइंग व्हिच
इवेंट 3 कितने वे में हो सकता है, अब इवेंट 3 हो गया, फॉलोइंग व्हिच इवेंट 4 कितने में हो सकता है, फाइनली मल्टीप्लाई कर दोगे सबको। आई होप यू गेट इट राइट। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, गुस्सा हो गए क्या हम पे? No, sir. Sir. अरे गुस्सा हो No, गया हम पे sir. क्या? No, sir. Take the No, screenshot. sir. ओके ओके, टेक द स्क्रीनशॉट। हाँ, क्या क्या बोल रहे हो? कौन? अंकिता जी? No, sir. Sir, Aslisha. असलेस, हाँ बोलो बोलो बोलो। सर सेकंड लाइन में जो लिखे हैं आप, फॉर ईच मॉनिटर देयर आर 3 ways टू चूज ए प्रेसिडेंट। सर उसके जगह हम वहाँ पे फॉलोइंग व्हिच भी तो लिख सकते हैं ना? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, यस। मैं तो चाहता हूँ आप फॉलोइंग व्हिच ही लिखो। जो आप में से फॉलोइंग व्हिच लिखो मुझे ज़्यादा खुशी लगे। अरे जितना कम, जितना उसको मतलब ब्रीफ करके लिखो भाई, जितना टाइम बचाओ भाई। ये वो तो मतलब पैराग्राफ लिख के आते हैं, एक एक पूरा मतलब मतलब ऐसे लिख देते हैं, मतलब मैथमेटिक्स में क्या लिखते हैं? मैथमेटिक्स मतलब जितना आपको जितना जरूरी है उतना लिखना है, राइट? ओके, टेक द स्क्रीनशॉट। डन? Done, sir. ओके ओके ओके, Yes, टेक इट। डन? yes, sir. Yes, sir. अच्छा, ओके ठीक है। तो गाइज जस्ट मुझे 2 मिनट 2-3 मिनट दे सकते हो मुझे गाइज, प्लीज? कैन यू गिव मी 2-3 मिनट? Yes, sir. आज दिन Yes, मांगा sir. था भाई। Yes, sir. और आज इवनिंग क्लास भी नहीं होगा, कल होगा, तो आज बस 2-3 मिनट मुझे दो। तो मैं आपको मैं आपका क्लास का मॉनिटर हूँ, इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि आपको बताऊँ कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री कैसे पढ़ रहे हो और कैसे आपको पढ़ना चाहिए। मैथमेटिक्स तो ठीक है मैं पढ़ा रहा हूँ, आपका एक प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि आप पूरा वर्ड फॉर वर्ड नोट से रट्टा मार रहे हो, वर्ड फॉर वर्ड बुक से नोट रट्टा मार रहे हो, वर्ड फॉर वर्ड किसी वेबसाइट से रट्टा मार रहे हो। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है आपके बुक में जो न्यूटन के 3 लॉज लिखे हैं, 3 लॉज ऑफ मोशन न्यूटन के, अरे आइजैक न्यूटन वही लैंग्वेज में लिखे थे क्या? वही सेंटेंस में लिखे थे क्या? वो आइजैक न्यूटन का सेंटेंस है क्या? अबे आइजैक न्यूटन का सेंटेंस वही था क्या? वो तो ओल्ड इंग्लिश में कुछ No, लिखे थे। sir. No, sir. हाँ, तो कोई ऑथर उसको ऐसे लिखा, कोई ऑथर उसको वैसे लिखा, कोई ऑथर उसको वैसे लिखा। अब आपको इंग्लिश अच्छा से आता है, आप इंग्लिश में बोल सकते हो, आप इंग्लिश में लिख सकते हो, तो आपको क्या करना है पता है? मानोगे मेरे बात, जो मैं करता था खुद प्लस 2 में, मैं आपको बता रहा हूँ क्या करना चाहिए। लेट मी टेल यू, मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री का कुछ का नोट फोड़ नहीं था मेरा, बल्कि मैं एक तो मुझे लिखना बहुत तकलीफ होता है, तो मैं नोट ही मतलब मैं डायरेक्ट जो पढ़ूंगा उसको जाके एग्जाम में लिखूंगा डायरेक्ट। देखो बेटे तरीका क्या है, सपोज आप न्यूटन्स फर्स्ट लॉ मोशन पढ़ रहे हो, तो बस आप पहले कॉन्सेप्ट समझ गए। पहला काम है कॉन्सेप्ट समझना, बुक से समझ गए। दूसरा स्टेप होगा खुद को समझाना, और बताओगे खुद को सर कैसे समझाएं? बेटे मैं बार बार आपको ग्रुप में लिख रहा हूँ कि नहीं, बी योर ओन टीचर। अरे लिख रहा हूँ राइट? Yes, sir. हाँ, और Yes, sir. यस, और खुद को कैसे समझाओगे? पूरा साइलेंटली समझाओगे क्या? नहीं। लेट मी टेल यू वन थिंग, साइंस के स्टूडेंट हो तो आपको एक प्रैक्टिस बनाना पड़ेगा, हवा में बात करना सीखना पड़ेगा, हाथ हवा में घुमाना पड़ेगा, अपने आप बात करना पड़ेगा। लोग पागल समझेंगे बेटे, साइंटिस्ट को क्रेजी इसीलिए बोला जाता है क्योंकि वो फैमिली को टाइम नहीं देते, सिर्फ वही चीज़ सोचते रहते हैं। और आपको तो साइंस के लाइन में कुछ करना ही है ना, तो आपको थोड़ा तो पागल बनना पड़ेगा। कैसे पागल बनोगे? ऐसे सोचोगे, ऐसे हाथ घुमाओगे, मतलब ऐसे तो दीवार पे हाथ घुमाओगे, हवा पे हाथ घुमाओगे, सोचोगे ऐसे, मतलब कुछ भी आप करो, एनी जेस्चर आपको आता है, बट यू हैव टू बी योर ओन टीचर। और जब खुद को पढ़ा रहे हो तो थोड़ा सा मतलब माइल्ड मतलब साउंड में थोड़ा सा खुद को मतलब थोड़ा सा जोर से समझाओ। मेरे बात समझ रहे हो? जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं जोर से पढ़ा रहा हूँ, इतना जोर से नहीं, लेकिन माइल्ड आवाज़ में आप खुद को कॉन्सेप्ट को समझाओ। तो एक बार बस कॉन्सेप्ट समझ गए, आप एग्ज़ाम में जाके अपने इंग्लिश में लिखो ना। फॉर एग्जाम्पल न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन मैं पढ़ा था प्लस 2 फर्स्ट ईयर में। अब देखो मुझे अगर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहोगे मैं अभी लिख दूंगा और फुल मार्क मिलेगा। मुझे एक रट्टा लगेगा कि वो सेंटेंस याद रखा हूँ क्या? मुझे कॉन्सेप्ट मालूम है कि एक ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर 0 होगा, नो एक्सीलरेशन,
अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, अगर मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी रहेगा, स्पीड एंड डायरेक्शन बोथ सेम रहेंगे। इतना तो है, इसको मैं अपना लैंग्वेज में लिखूंगा कि देखो तो ऑब्जेक्ट को सपोज मैं इधर से एक फोर्स दे रहा हूँ, इधर से फोर्स दे रहा हूँ, इधर से 5 न्यूटन, इधर से 5 न्यूटन। अभी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स तो अप्लाई हो रहा है, लेकिन नेट फोर्स 0 है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं। इसीलिए ऑब्जेक्ट रेस्ट में अगर होगा तो रेस्ट में ही रहेगा, अगर मोशन में होगा तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा, मतलब उसका स्पीड या फिर डायरेक्शन दोनों में से कोई भी चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल आप जरा देखो ये बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट, अगर आप ऐसे समझ गए डायग्राम बना के, मैं आपको बताता हूँ, आप बोलोगे कि सर हम पढ़ रहे हैं, आप हमें क्यों बता रहे हैं, लेकिन बेटा देखो बड़ों का बात मानो, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे पढ़ो। सपोज एक कार इधर जा रहा है, अभी कार सपोज 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड में जा रहा है सर्कुलर पाथ में, और पूरा मतलब उसका स्पीड कहीं पर भी वेरी नहीं कर रहा है, लेकिन कार के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस सर। ये सेंट्रीपिटल फोर्स। क्यों, कैसे पता चला आपको कार के ऊपर फोर्स अप्लाई हुआ है? ऐसा क्या देखे तो आपको पता चल गया? क्योंकि फोर्स तो आपको दिखेगा नहीं ना, वैसे भी आपको क्या दिख जाएगा क्या? आपको कैसे पता चला फोर्स अप्लाई हुआ है? किससे पता लगा है? डायरेक्शन चेंज हुआ। अरे है ना भाई, वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? स्पीड प्लस डायरेक्शन, वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड या फिर डायरेक्शन में से कोई एक भी चेंज हो गया तो वेलोसिटी चेंज हो जाता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी होता है। कि कार इधर जा रहा है, सपोज इधर कार है, उसका डायरेक्शन इधर है, कार इधर है, उसका डायरेक्शन इधर है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है लेकिन स्पीड सेम है। इसका मतलब वेलोसिटी बदल रहा है, क्योंकि डायरेक्शन बदल रहा है। वेलोसिटी बदल रहा है मतलब एक्सीलरेशन हो रहा है, और एक्सीलरेशन हो रहा है मतलब फोर्स है, राइट? अरे राइट और नॉट? Yes, sir. Right. Yes. Yes, sir. Yes, sir. ऐसे ही खुद को पढ़ा कर समझो, कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, और गधों के तरह रट्टा मत लगाओ बेटे। अच्छे स्टूडेंट में रट्टा नहीं लगाते, रट्टा मत लगाओ। नोट पूरा मतलब ब्यूटीफुल कलरफुल करके मत लिखो, अच्छे से पढ़ाई पर सेल्फ स्टडी बहुत सारा करो। रात को 2 घंटा मिनिमम मैथ करो। गॉट इट? करोगे कि नहीं करोगे? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. थैंक यू वेरी मच। यू कैन ऑल लीव। बाय। Thank you, sir. Thank you, Thank you, sir. sir. वेलकम।